अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात। इंपॉर्टेंट खबरें हैं, खास तौर पे इमरान खान साहब का जो ताज़ा तरीन मैसेज आया है, वो बड़ा ही क्लियर कट उन्होंने चीज़ें बता दी हैं कि क्या होने जा रहा है और किस तरह होना चाहिए। ये सब चीज़ें हम ज़रा-ज़रा डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे भी पहले बड़ी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं, वो बढ़ा दी गई हैं। डीज़ल की प्राइसेस बढ़ा दी गई हैं और एक दफ़ा फिर जो पेट्रोल बम जिसको कहते हैं, वो गिराया गया है लोगों के ऊपर। और ये थोड़ा-सा नहीं गिराते, 50 पैसे या 60 पैसे नहीं है, 11-11, 12-12 रुपए इन्होंने बढ़ा दिए हैं। उसका भी ज़रा तज़किया करेंगे, क्या सूरत-ए-हाल चल रही है। और साथ ही साथ जो पेट्रोल की कीमतों के हवाले से जो मीडिया की बेईमानी है, यानी वो डाउन प्ले कर रहे होते हैं, बजाय इसके कि जब आपको याद होगा कि जब पीटीआई की हुकूमत थी, तो ये कैसे उसको ओवर प्ले करते थे और अब इसको बिल्कुल डाउन प्ले कर रहे हैं। अच्छा जी, जो इमरान खान का मैसेज आया है उसके बाद जो हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो क्लैरिटी की तरफ जा रही हैं, लेकिन इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं कि ज़ालिम खलीलज़ाद साहब जैसे लोग जो हैं, इल्हान उमर जो हैं कांग्रेस वुमन, इस तरह के लोग जो हैं वो भी ट्वीट करने लग पड़े हैं। और ये हो क्या रहा है, कुछ चीज़ें जो हैं वो डेवलप हो रही हैं मुझे लगता है, इसका भी ज़रा तज़किया करेंगे। तहरीक जो एहतजाजी तहरीक जो इमरान खान साहब कह रहे थे, उसका क्या बन रहा है, गंडापुर की क्या सूरत हाल चल रही है, सलमान अकरम राजा साहब की भी, और आलिया हमज़ा को उन्होंने कह दिया कि जी माफ़ी मांगें। जुल्फ़ी बुखारी साहब दूसरी तरफ वाशिंगटन डीसी में हैं, आज उन्होंने टॉम लैंटोस कमीशन जो है उसमें उन्होंने अपनी ब्रीफिंग दी है और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के हालात क्या चल रहे हैं। साथ ही साथ जो इमरान खान साहब की सिस्टर हैं, जो रुबीना खान साहब हैं, उन्होंने जुल्फ़ी बुखारी को टेक ऑन किया है। ये भी ज़रा चीज़ें देखते हैं। सेनेट की टिकट्स के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं। मिसाल यूसुफ़ज़ई के बारे में कहा जा रहा है कि उनको टिकट मिल गया है। पता नहीं कौन सी सच्ची खबर है, कौन सी नहीं है, लेकिन देखते हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा की तबीयत ठीक नहीं है। ज़रदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है और शहबाज शरीफ साहब ने ये भी कहा है कि अगर मैं जब अल्लाह के हुज़ूर पेश होऊँगा तो मैं क्या करूँगा, वो भी एक लतीफ़ा आपको सुनाएँगे। इन तमाम उमूर पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं जनाब असद फैज़ साहब। इनसे बात करेंगे और पूछेंगे उनसे कि वो क्या कहते हैं। सुबह अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। भाई सबसे पहले तो ये मुझे बताएँ कि ये जो इमरान खान का मैसेज आया है, मैं चाहता हूँ कि उससे ज़रा हम बात का आगाज़ करते हैं। और वो क्योंकि इम्पोर्टेंट है और उन्होंने बेसिकली चीज़ें जो है वो क्लियर कर दी हैं। ये मैं आपको सुनाता हूँ, फिर उसके ऊपर आपकी मैं ओपिनियन चाहूँगा। वो फरमा रहे हैं जी कि मैं तमाम उम्र भी जेल में रहने को तैयार हूँ, लेकिन ज़ुल्म और जबर के आगे झुकने का सवाल पैदा नहीं होता। पाकिस्तानी कौम को भी यही पैगाम देता हूँ कि किसी सूरत जबर के इस निज़ाम के सामने ना झुकें। मुज़ाकरात का वक़्त अब गुज़र चुका है, अब सिर्फ़ कौम के एहतजाज का वक़्त है। पिछले कुछ रोज़ से जेल में मुझ पर सख्तियाँ मज़ीद बढ़ा दी गई हैं। मेरी अहलिया बुशरा बेगम पर भी सख्ती का दायरा कार बढ़ा दिया गया है। उनके सेल में जो टीवी मौजूद था, वो भी बंद करवा दिया गया है। मेरे और मेरी अहलिया के तमाम इंसानी और कैदियों को दिए जाने वाले हकूक़ मुअत्तल हैं, जिसका हिसाब होना चाहिए। मुझे मालूम है कि एक कर्नल और जेल सुपरिटेंडेंट अंजुम ये सब कुछ आसिम मुनीर के कहने पर करवा रहे हैं। अपनी पार्टी को वाज़ेह हिदायत देता हूँ कि अगर मुझे जेल में कुछ हुआ, तो इसका हिसाब आसिम मुनीर से लिया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। बुशरा बेगम पर जुल्म इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मेरे दौर में जब आसिम मुनीर को ओहदे से हटाया गया, तो उन्होंने जुल्फ़ी बुखारी के ज़रिए बुशरा बेगम को मुलाकात का पैगाम भेजा था, जिसे बुशरा बेगम ने ठुकरा दिया था। इसलिए आसिम मुनीर ने उन पर सख्तियाँ रखी हुई हैं। शुरू दिन से ही उनकी कोशिश है कि बुशरा बेगम पर सख्ती करके मुझे तोड़ा जा सके। जिस जेल में मुझे रखा हुआ है, वहाँ सैकड़ों पाकिस्तानियों के कातिल और दहशतगर्द भी मुझसे बेहतर हालत में रह रहे हैं। एक फौजी रिजवान को शान शौकत से रखा हुआ है, लेकिन मुझ पर हर तरह का जुल्म जारी है। ये जो भी कर लें, इस जुल्म के आगे ना मैं पहले झुका था, ना अब झुकूंगा। पंजाब में पिछले 2 साल से मरीम नवाज और मोहसिन नकवी के जेर साया जबर फस्तायत का जो माहौल है, उसने जमहूरियत और सियासी सरगर्मियों का खात्मा कर रखा है। तमाम मेंबरान असम्बली का काफिले की सूरत में पंजाब आकर सियासी इज्तिमा करना खुश आइंद है। इस वक्त मुझ समेत कई अफराद सख्त तरीन जेलें काट रहे हैं, इसलिए पार्टी का हर शख्स अपने ज़ाती इख्तलाफात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करे। मीडिया के सामने अपने ज़ाती और अंदरूनी मामलात को ज़ेर गुफ्तगू लाना किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं है। मेरी सख्ती से हदायत हैं कि पार्टी में बड़े से बड़ा ओहदेदार या छोटे से छोटा रुकन या जिम्मेदार सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया या किसी भी और फोरम पर पार्टी के अंदरूनी मामलात या इख्तलाफात का इजहार मत करे। अपनी सारी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ एहतजाजी तहरीक पर रखें, ताकि मुल्क में इंसानी हकूक़ की बहाली मुमकिन हो सके। अगर किसी जिम्मेदार ने इस एहतजाजी तहरीक में हिस्सा ना लिया, फिर उसका फैसला मैं जेल से खुद करूँगा। तमाम मेंबरान पार्टी और अहदेदारान को हदायत करता हूँ कि मेरे ट्विटर पैगाम को खुद रीट्वीट भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा अफराद तक मेरे ये पैगाम पहुँचाएँ। सेनेट की टिकटों के हवाले से पार्टी बाहमी मुशावरत से फैसला करे। असद भाई, इसमें मुझे कुछ थोड़े से क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं। आप पहले इसके ऊपर गुफ्तगू करें और मुझे बताएं, फिर मैं आपसे और भी सवाल करता हूँ इस वाले से, क्योंकि मुझे ये लगता है कि इसमें कुछ थोड़ी सी गड़बड़ है इस पैगाम में। प्लीज गो अहेड। नहीं,
बहुत सी क्लैरिटी है इसके अंदर, बहुत सारी चीज़ों के अंदर। एक बात जो खान साहब बार बार कर रहे हैं कि भाई अब मुज़ाकरात का वक्त ख़त्म हो चुका, अब एहतजाज का वक्त है। फिर ये जो 90 दिन की ट्रक की बत्ती है कि 90 दिन में खान साहब को छोड़ दिया जाएगा, तो कोई गीदड़ सिंगी तो नहीं है ना। उसका मतलब तो ये हुआ कि आप मुज़ाकरात करेंगे, यही हुआ ना, और क्या मतलब हुआ इसका? कि आप कोई ऐसे मुज़ाकरात करेंगे जिसके नतीजे में 90 दिन के दिन में खान साहब को छोड़ देंगे। तो खान साहब ने उसको कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया है। ये सबसे बड़ी, मेरे ख्याल से जो सबसे आप अहम अपना जरा वॉल्यूम जरा बढ़ाएंगे अपना। अच्छा, मैं करीब आ जाता हूँ। हाँ वॉल्यूम तो हाँ, सही है, आपकी आवाज लेकिन कम आ रही बहरहाल है। अब आ रही? अच्छा, जी मैं आ रही। आपसे यही अर्ज़ कह रहा था कि सबसे बड़ी खबर तो यही है कि खान साहब ने उस 90 डे का जो आइडिया फ्लोट किया था अली अमीन ने, और वो सिर्फ लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था। खान साहब ने वो वाज़ेह कर दिया है कि वो ट्रक की बत्ती है। हम ये मुज़ाकरात और ये 90 दिन, 45 दिन, ये 60 दिन, इसका वक़्त गुज़र गया है। अब एहतजाज का वक़्त है, कौम को खड़े होना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए। सबसे मेरे ख़्याल में जो वाज़ेह पैगाम है वो ये है। दूसरी बात खान साहब ने ये कही है जो मेरे ख़्याल से उसमें अगर मुझे कि कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी आसिम मुनीर पे होगी। जी, दूसरी अहम बात ये है कि उन्होंने प्रीएम्प्ट कर दिया है आसिम मुनीर को, ये कह के कि आप जिम्मेदार होंगे अगर कुछ हुआ। अगर ये जो आप सख्तियां बढ़ाए चले जा रहे हैं, खान साहब ने आज ये बताया है उसी के अंदर कि जो किताबें उनकी फैमिली इनको भेजती है। अब पता खान साहब को वैसे कोई ज्यादा शौक नहीं है चीजों के। वो तो वैसे तो जब आजाद थे तो बहुत शौकीन थे, शिकार भी किया करते थे और हर तरह के शौकीन थे, लेकिन जिंदगी में फोकस्ड हैं वो। किताबों में बड़ा दिल लगता है उनका, और किताबें बहुत पढ़ते हैं, वो शौक से पढ़ते हैं। तो अब इन्होंने ये टॉर्चर का ये तरीका भी अपनाया है कि वो किताबें जो फैमिली भेजती है वो भी नहीं देते खान साहब को, वो भी जो है वो उसके कमरे में पड़ी रहती है जेलर की। तो हर तरीके से उनको आप अजियत देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता, उनको आइसोलेशन में रखा, और उनको भी फर्स्ट लेडी को भी, बुशरा बेगम को भी। तो ये उन्होंने प्रिएम्प्ट कर दिया। दूसरी बात इन्होंने ये की है, बहुत अहम की है, कि वो सारे लीडरान, वो एमएनएज, वो एमपीएस जो बाहर नहीं निकल सकते किसी भी वजह से, अगर उनकी ये समझते हैं कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, वो गिरफ्तारी से डरते हैं। गो के इमरान खान तो 2 साल से जेल में है, बीवी जेल में है उसकी, उसका भांजा जेल में है, भतीजा भांजा जेल में है। तो अगर आप डर रहे हैं तो फिर आप ये पार्टी छोड़ के कहीं और कुछ और करें। आप ये ना करें कि मैं लीडर भी हूँ, मेरे पास ओहदा भी है, मैं एमएलए भी हूँ, मैं एमपीए भी हूँ, और मैं कुछ करूंगा भी नहीं हूँ, मैं घर में बैठूंगा। ये दूसरी बात उन्होंने बड़ी क्लियर कर दी है। तीसरी बात उन्होंने एक क्लियर की है अपनी पीटीआई लीडरशिप को कि ये जो तुमने छोटे छोटे लड़ाइयाँ झगड़े जो रखे हुए हैं आपस में, ये आज देखिए ना, इनके अपना सलमान अकरम राजा ने जो बयान दिया है उनके आलिया से मुतालिक, और ये खत्म करो, ये क्या तमाशे हैं। और मैं कि उसने कहा मैं तो अपनी जिंदगी की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं, और तुम अपने छोटी छोटी ईगोस के ऊपर भी काबू नहीं पा सकते हो। और जहां तक उसका ताल्लुक है ना, देखें वो जो आलिया हमजा ने जो किया, जिसको जो कि बहुत बड़ी ये बात बन गई, वो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही किया आलिया हमजा ने। क्योंकि ये जो शेख वकास और अली अमीन गंडापुर और ये सारे ने गौहर, गैंग किया हुआ है उसके खिलाफ। जी जी, गौहर इन्हों वगैरह, इन्होंने ये माफिया बनाया हुआ है और पीटीआई पे कब्जा कर लिया है। और ना ये कुछ करने दे रहे, ना ये खुद करते हैं, ना कुछ करने देते हैं। तो आलिया हमजा ने बिल्कुल सही। अच्छा, अब इस बात पे नाराज हो रहे हैं कि आलिया हमजा को नहीं ये करना चाहिए था, पब्लिक नहीं करे। बिल्कुल, आप उस पर नाराज होना चाहिए कि जो उसने शेख वकास ने कहा है उस पर नाराज हो आप, कि क्यों कहा उसने क्यों कहा आलिया उसने? हमजा को, क्यों मना वो किया उसने, चीफ बजाय इसके ऑर्गेनाइजर कि है आप पंजाब कह रहे की। हैं कि पब्लिक क्यों किया। पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, उनको उनको आप एक जो ड्यू रिस्पेक्ट है वो उनको देनी चाहिए। आप पार्टी के लीडर हैं, उनको ड्यू रिस्पेक्ट दें। अगर आप जा रहे हैं वहां पे तो आप चीफ ऑर्गेनाइजर को ही नहीं पता, तो ये तो बहुत ही गलत बात है ना। अच्छा, और लेकिन फिर इसमें ये, एक चीज मुझे बताएं, इसमें एक जी चीज जी, मुझे बताएं कि ये जो चीफ ऑर्गेनाइजर की बात आप कर रहे हैं, साथ ही साथ जो इमरान खान साहब ने जो ये बात कही है कि जी पूरी पार्टी का वहां पे जाना पंजाब में उसको बड़ा उन्होंने खुश आइंद समझा है, लेकिन क्या उनको ये बताया ही नहीं गया कि वहां पे क्या हुआ है,
کیا وہ جو مرزا افریدی صاحب جو ہیں اس کے ڈیرے پہ جا کے اس طرح پورے لوگوں کا وہاں پہ جا کے سجدہ ریز ہونا، کیا ان کو نہیں بتایا گیا کہ یہ وہاں پہ کیا کرنے گئے تھے اور کیوں کرنے گئے تھے، اور کیا عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس افریدی کو ٹکٹ دینے جا رہے ہیں؟ یہ کوشچنز اٹھتے ہیں نا. نہیں، ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے کہ اس کو ٹکٹ دینے جا رہے ہیں. خان صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی. اور آپ سے پہلے اس کی بھی بات کر رہے تھے نا، وہ خاتون کیا نام ہے ان کا، مشال یوسف زئی بھی کلیم کر رہی ہیں کہ بھی میرا ٹکٹ فائنل ہو گیا. کوئی بات نہیں کی. انہوں نے مشال یوسف نے خود ہی فائنل کیا ہے. خان صاحب نے ایسی کوئی، بھائی دیکھیں نا آج اتنی لمبی انہوں نے پریشر کی ہے اپنا خان صاحب کی بہنوں نے، اور انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ مشال یوسف زئی کے متعلق. نہ انہوں نے نہیں، انہوں نے تو ذکر تک نہیں کیا. انہوں نے تو ٹکٹ، میں بلکہ حیران ہوں کہ انہوں نے ذکر تک نہیں کیا کہ کس کو ٹکٹ دیے جائیں گے. یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ خان صاحب نے، بلکہ انفیکٹ میں نے تو یہ سنا ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ میں پارٹی پہ چھوڑتا ہوں، اور پارٹی کا فیصلہ تو آ چکا ہے. آپ نے بھی وہ لسٹ دیکھی ہے، میں نے بھی وہ لسٹ دیکھی ہے. اس میں تو آغا صاحب کا نام ہے ہی نہیں، افریدی صاحب کا نام ہے ہی نہیں افریدی کا، اس ہاں. میں تو اس لیے وہ میرے خیال سے یہ جان بوجھ کے کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے، اور اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، آپ یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ خان کی فیملی کو نہیں ملنے دیا جاتا 4 مہینے سے. خان کے لائرز کو 4 مہینے سے اب تک نہیں ملنے دیا گیا. جتنے بیرسٹر بھی صاحب ٹاپ کو مل لائرز لیتے ہیں ہیں. خان صاحب کے، خان صاحب کا اپنا ڈاکٹر، اس کو 4 مہینے سے نہیں ملنے دیا گیا. لیکن بیرسٹر صاحب جب چاہے مل کے چلا جاتا. خان صاحب نے بلایا تک نہیں اس کو کبھی آج تک. خان صاحب نے نہیں انوائٹ کیا، کبھی نہیں بلایا. اور وہ جب چاہیں چلے آتے ملنے کے لیے خان سے. یہ بڑی عجیب سی غریب سی بات ہے. اور پھر وہ آ کے باہر اپنی مرضی کی باتیں بتاتے ہیں لوگوں کو اور کہتے ہیں خان صاحب نے یہ کہہ دیا ہے. تو یہ جو ہے یہ تو صاف ظاہر ہے کہ کون ہے ملٹری کا ٹاؤٹ اور کون جو ہے ملٹری کا پوائنٹ آف ویو خان کے نام سے پریزنٹ کرتا ہے. تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی. تو یہ بات بھی کلیئر ہو گئی خان صاحب کے میسج سے کہ انہوں نے کسی کو کوئی ٹکٹ نہیں دیا، اور کوئی بھی نہ آفریدی صاحب کو، نہ یوسف زئی کو، کسی کو نہیں دیا. اور یہ فیصلہ انہوں نے پارٹی کے اوپر چھوڑا ہوا ہے. اور ان کا ایک ہی فوکس ہے، ان کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ کون کس کو ٹکٹ مل رہا ہے، کسے نہیں مل رہا ہے. نہیں، لیکن ایک بات بتائیں اسد بھائی، اگر وہ پارٹی کو وہی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ٹکٹ دیں، تو پارٹی تو پھر ظاہر ہے وہ ان کو دے گی نا جو ان کی اے ٹی ایمز ہیں. دیکھیں نا، شبلی فراز صاحب پہ بھی رپورٹڈلی آ رہی ہیں باتیں کہ جی انہوں نے پیسے لیے اس سے، افریدی سے، دوسروں نے لیے، سب نے لیے. جن جن لوگوں کی وہ اے ٹی ایم کے طور پر کام کر رہے ہیں وہ تو پھر انہی کو ووٹ ٹکٹ دیں گے نا. دیکھیں نا خان صاحب ان معاملات لیکن میں نا، آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن خان صاحب نہ ان معاملات میں بھی پڑھے ہیں اور نہ پڑھنے جا رہے ہیں، اور نہ ہی ان کو پڑھنا چاہیے. کس نے کس سے پیسے لے کے کتنے کھائے ہیں پیسے، یہ بات سب کلیئر ہو جائے گی. یہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ اگر افریدی سے پیسے لے کے شبلی نے کھائے ہیں پیسے، شبلی فراز نے، تو یہ دیکھیں نا اب یہ ایکسپوز ہونا شروع ہو گئی نا باتیں. اب لوگ اس کی باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں. باتیں کریں گے. باتیں اچھا کریں جی، گے. تھوڑا سا اس پہ ذرا آ جائیں، انٹرنیشنل سینیریو بھی ذرا دیکھیں کہ جی زلمے خلیزہ صاحب کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے بھی اس معاملے میں کچھ کہنا شروع کر دیا ہے. ہیئر کمز ہز ٹویٹ. وہ کہتے ہیں کہ یہ قاسم خان صاحب کا جو ٹویٹ آیا تھا اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ فری عمران خان، اور اس کے انہوں نے بڑا زبردست قسم کا، آپ کو پتہ ہے ان کی کافی فالوئنگ بھی ہو گئی ہے اور کافی لوگ ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. تو زلمے خلیز صاحب نے اس کے اوپر بیان دیا، ٹویٹ کیا کہ ویری ویل سیڈ، اے پراؤڈ سن، اے فارگیونگ سن. You have also sacrificed for Imran Khan and for Pakistan. All the best, free Imran Khan. یہ انہوں نے کہا. پہلے آپ کو پتا ہے کہ الہان عمر جو ہیں وہ بھی اس طرح کی ٹویٹ کر چکی ہیں. یہ انٹرنیشنل لیول پہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، کوئی چکر چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی کیا خبریں ہیں؟ دیکھیے، جن لوگوں کو پتا ہے اس میں 2-3 چیزیں ہو رہی ہیں نا، کہ جن لوگوں کو اس کا پتا ہے، اس علاقے کا پتا ہے، جو جانتے ہیں، جن کو حقائق کا علم ہے، اور جو ویسے بھی انٹرنیشنل افیئرز میں انوالو رہتے ہیں، ان کی رائے تو بڑی کلیئر ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے پاکستان میں، یہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اور اسے رکنا چاہیے. اصل میں امریکہ کے اندر بھی جو فرق ہے نا، اصل میں امریکہ میں اور پاکستان میں، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں سارے فیصلے 12 آدمی مل کے لیتے ہیں. کوئی ڈسکشن نہیں ہوتی، کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوتی. There is only one and only one stakeholder in the power in Pakistan,
That's the chief of the army staff. Nobody else. बाकी सब तो ऐसे ही साथ में आते हैं उसके, समझ रहे हैं ना, वो शिकारी शिकार खेलता है तो बाकी जो उसके साथ साथ घूम रहे होते हैं. अमेरिका में इट्स अदर वे अराउंड. अमेरिका में कई स्टेक होल्डर्स हैं जो पावर को शेयर करते हैं. प्रेसिडेंसी जो है यानी एग्जीक्यूटिव ब्रांच वो भी है, कांग्रेस है पूरी, आपकी लेजिस्लेचर पूरी है, कांग्रेस है, सेनेट है, फिर जर्नलिस्ट हैं आपके, ये जितने भी लोग हैं, इंटेलेक्चुअल हैं आपके, जितने ये सारे के सारे और आपके ओपिनियन मेकर्स हैं, ये सब स्टेक होल्डर्स हैं. इसलिए आपको एक से ज्यादा आवाजें सुनाई देंगी. हमें आदत हो गई है पाकिस्तान की, वहां एक ही आवाज आती है, जो फरमा दिया हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वो हरफ आखिर है. उसके मुकाबले में ना कोई जर्नलिस्ट बोल सकता है, ना कोई इंटेलेक्चुअल की इतनी मर्जी है, ना कोई शायर कुछ कह सकता है, कोई बात नहीं कर सकता. अमेरिका में ऐसा नहीं है. तो आपको मुख्तलिफ आवाजें आएंगी और अच्छी बात है ये. आपको व्हाइट हाउस या एग्जीक्यूटिव से ऐसी आवाजें भी आएंगी कि जिन्हें, क्योंकि देखे ना जो लोग, फर्क क्या है, फर्क ये कि जो व्हाइट हाउस में आते हैं ना जो लोग, अब वो 4 साल के मुतालिक सिर्फ 4 साल का सोच रहे होते हैं, हमें किस तरह कामयाब होना है, हमारी हुकूमत कैसे कामयाब होगी. तो उनके लिए इस तरह की चीजें कि अच्छा ये टैक्टिकली सोचते हैं वो कि अच्छा ईरान से अगर हमारी जंग हो जाएगी तो वहां कौन काम आएगा, हमारा पाकिस्तान काम आएगा, चलो उनसे बात करते हैं. जबकि कांग्रेस में इनके जो लीडर हैं, सेनेटर्स हैं, वो लॉन्ग टर्म उनका होता है. उनको मालूम है कि अभी तक हमने मिलिट्री के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बरकरार रखे जिससे हमें नुकसान हुआ. इस वक्त पाकिस्तान के जो लोग हैं बाय फार उनको उनमें अमेरिका की बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट है. इसी वजह से कि वो इलेक्टेड लोगों को साजिश करके बाहर निकाल देते हैं. और ये मिलिट्री डिक्टेटर्स का 4 मार्शल लॉ आए अब तक पाकिस्तान में, चारों के चारों को अमेरिका ने पूरी तरीके से सपोर्ट किया है. तो ये रिजल्टमेंट तो है. तो अब ये जो लोग हैं, खलीलजादा हुआ और ये जो बाकी कांग्रेसमैन हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं कि ये चेंज हो, ये स्टैंस, ये एटीट्यूड चेंज हो. हम जो CIA के थ्रू अमेरिका अपनी पॉलिसी फोर्स करना चाह रहा होता है फॉरेन कंट्रीज में, ये पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी चेंज होनी चाहिए. इसलिए आपको ये 2 अलग अलग एटीट्यूड्स नजर आएंगे अमेरिका में. ठीक है. अच्छा, ये अमेरिका की चूंकि आपने बात की है, तो टॉम लैंटोस कमीशन में आज जुल्फी बुखारी साहब जो थे वो पेश हुए थे और उन्होंने मुख्तलिफ बातें वहाँ पे की हैं. कितना इंपॉर्टेंट है ये उनका वहाँ पे टॉम लैंटोस कमीशन में जाना और वहाँ पे ये बात करना कि वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स हैं पाकिस्तान के, मैं आपको सुनाता हूँ कि वो क्या कहते हैं. On November 26, more known as the Islamabad massacre, Pakistani people took to the streets to protest peacefully. In exchange, they were met with an iron fist. 12 people were killed. Even a dear colleague of mine, Muhammad Idris, who was my worker and friend, was shot in the stomach and died. The government claimed no casualties and claimed that they didn't use any ammunition. Thanks to international media, BBC, Reuters, and The Independent, they unearthed 12 deaths from that protest itself. ये जो है, ये उन्होंने वहाँ पे बातें की हैं, कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी जी? जी देखिए, ये बहुत ज़्यादा अहम है कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करें और अपना नैरेटिव प्रेजेंट करें, क्योंकि दूसरी तरफ का नैरेटिव तो आ रहा होता है. अभी आपको मालूम है लंच हुआ, उसके अंदर हमारे जो फील्ड मार्शल हैं वो मिले, तो जाहिर बात है उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट किया होगा, अपनी कहानी सुनाई होगी. तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि कांग्रेसमैन और सेनेटर्स को, जो वहाँ पावर ब्रोकर्स हैं अमेरिका को, उनको हमारा पर्सपेक्टिव भी चले. उनकी जो उनको झूठ सुनाया गया है, जिस तरह उन्हें कहा गया है कि इमरान खान जो है जी उसको तो अदालतों के जरिए सजा मिली है और वो तो मुजरिम है, और ये उस झूठ का सद्दबाब होना चाहिए कोई. ठीक है ना. अब देखें, यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बहुत सिंपल सी. 50-60 साल से अमेरिकन मीडिया और अमेरिका ये झूठ बोलते रहे अमेरिकी लोगों से कि इजराइल जो है वो तो बहुत मजलूम है, मासूम है, और मुसलमानों से उसको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, खतरा लाहक है इजराइल को, और वो तो अपनी बका की जंग लड़ रहा है, और ये सारे के सारे. लेकिन जब सोशल मीडिया की वजह से जब ये बातें क्लियर आई, जब ये इमेज आए, जब
مسلمانوں نے یہ سوشل میڈیا کو اچھی طریقے سے استعمال کیا, پاورفل طریقے سے استعمال کیا, اور یہ میسج بھی سامنے رکھا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسرائیل نے اپنا میسج روک دیا ہو. ہم نے اپنا میسج جب پاورفلی سامنے رکھا تو ہم نے دیکھا کہ اس وقت امریکن یوتھ جو ہے 60% وہ پروز پیلسٹینین ہے. پہلی دفعہ تاریخ میں پہلی دفعہ یہ چانس ہے, بہت اچھا چانس ہے کہ نیو یارک کا میئر ایک مسلمان ہوگا جو کہ پرو پیلسٹینین اور اینٹی اسرائیل ہے. کھلا اس نے کوئی ایسی بات نہیں کہ اپالوجی کی بات نہیں, کہ وہ اپالوجسٹ نہیں ہے وہ, اور اس نے کھل کے بات کی. جی, تو اس لیے آپ دیکھیں نا, تبدیلی تو ہمارے سامنے آئی ہے اور آ رہی ہے. تو یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی امریکن پبلک تک اور امریکہ کے جو لیجسلیچرز ہیں, جو پاور بروکرز ہیں, امریکن میڈیا ہے, ہم کتنے افیکٹولی اپنی بات پہنچا سکتے ہیں ان تک. تو لیکن کیا یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں, ابھی دیکھیں نا, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح انہوں نے اتنا ایگریسولی سینٹ کے حوالے سے بھی بات نہیں کی ہے. آپ کو یہ بھی معلوم ہی ہے کہ یہ جن کے نام آئے ہیں, مشال وغیرہ, یہ وہ مرزا فریدی, یہ سارے کے سارے کہاں سے ان کو سپورٹ ملتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اندر کھاتے کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. کچھ انڈر کرنٹس کا آپ کچھ اندازہ کر سکتے ہیں کیا ہو رہا ہے, کس طریقے سے ہو رہا ہے, اور کیا جس طرح گنڈاپور نے بھی کہا تھا کہ 90 دن کا, جو ایسے تو نہیں بات کی ہوگی نا, کچھ نہ کچھ تو کہا ہوگا. تو کیا کچھ چانسز ہیں اس طرح کے عمران خان کے باہر آنے کے؟ نہیں, یہ تو ٹرک کی بتی ہے. دیکھیں, یہ تو بہت ہی کلیئر, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے, 5ویں 6ٹھی دفعہ انہوں نے کیا ہے کہ اس طرح کی ٹرک کی بتیوں کے پیچھے. مجھے اٹس دی ادر وے اراؤنڈ, مجھے یہ بالکل اس کا الٹا لگ رہا ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ان کو یہ لگا ہے کہ اس دفعہ واقعی کچھ ہو جائے گا, اس لیے یہ ڈر گئے ہیں. دیکھیں, ہم نے اب سے 3 ہفتے پہلے یہ نیوز بریک کی تھی کہ لنچ میٹنگ میں جو فیلڈ مارشل کے ساتھ ہوئی تھی, اور جس میں اپنا آپ کے وہ بھی موجود تھے, کرکٹ کے جو آپ کے چیئرمین ہیں محسن نقوی بھی تھے, اور ایک آدھ لوگ اور بھی تھے. اس میں اس نے کلیئرلی یہ بات کی تھی کہ یو نیڈ ٹو ریزالو دیز پولیٹیکل ایشو, یو نیڈ ٹو ریزالو عمران خان ایشو. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جا کے قتل کر دو, اس کا مطلب یہ تھا کہ چھوڑو اس کو, ختم کرو یہ جو مسئلہ ہے. کیونکہ اور یہ جو سٹوری آپ نے بریک کی تھی 2 ہفتے کے بعد پھر ڈراپ سائٹ نے اس کو کیا, ان کو اس کو میرا خیال ہے کہ 2 ہفتے لگ گئے اس کو ویریفائی کرتے یا جو کچھ بھی, لیکن آپ نے 2.5 ہفتے بعد 2.5 ہفتے پہلے آپ نے کر دی, انہوں نے بریک کیا, اور اس کے بعد سارے بڑے بڑے اینکرز آپ کے ٹی وی کے, عمران خان اور یہ سب کے سب اس سٹوری کے پیچھے. لیکن میں آپ کو بتا دوں, ان لوگوں کو نا ایک میرے خیال سے, لیکن وہ میں دیکھ رہا تھا, محیط پیرزادہ ابھی پرسوں ترسوں کہہ رہے تھے کہ کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ بھائی یہ ایسا ہے, تو وہ کہتے کہ بھائی مجھے تو نہیں معلوم کہ ایسا ہے یا نہیں ہے, لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ پچھلے 2.5 ہفتے سے ایسی کوئی انڈیکیشن تو نہیں ملی کہ وہ عمران خان کو چھوڑ رہے ہیں, اور انڈیکیشن تو اس کی الٹی ملی ہیں کہ وہ سختیاں بڑھا رہے ہیں. بھائی ایسا یہ تھوڑا سا میرے نزدیک بچپنے کی بات ہے. یہ بات ٹرمپ بھی جانتا ہے, اور سب جانتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا وہ کہ آج ہی جاؤ اور آج ہی آ کے فوراً کھول, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو بھی تھوڑی فیس سیونگ تو دینی ہوگی نا ٹرمپ کو. تو اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ میکسیمم کوشش یہ ہے ملٹری کی کہ کسی طرح عمران خان پر پریشر ڈلوا کے اس سے کچھ ٹرمز منوا لی جائیں کہ جب وہ چھوڑیں تو یہ کہہ سکیں کہ عمران خان تو کمپرومائز کر کے باہر آیا ہے, عمران خان تو اپنی جان بچانے کے لیے باہر. یہی وجہ ہے کہ عمران خان کو اس کا احساس ہے, تو اس لیے وہ اور زیادہ اس نے اسٹرانگ کر لیا اپنا میسج, اور کہہ رہا ہے کہ میں اسی جیل میں مرنا پسند کروں گا, تمہارے آگے جھکنے سے بہتر ہے. تو یہ پوسچرنگ جو ہے, یہ جو ظلم پہ ظلم کیے جا رہے ہیں, انہوں نے ایک ایک چیز بند کر دی ہے, ٹی وی اٹھا لیا ہے, اخبار بند کر دیا ہے, عمران خان کو جانے دے رہا ہے. یہ اسی وجہ سے ہے کہ اس طرح پریشر ڈالیں عمران خان کی بیوی کے ساتھ کہ وہ ایونچولی ان کی ٹرمز پہ باہر آئے. ان کی ٹرمز پہ بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ we should not read too much into it, اور یہ کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے, ہونے جا رہا ہے. عمران خان کو باہر آنا ہی آنا ہے, مہینے میں 2 مہینے میں, کیونکہ یہ ٹرمپ
ان سب کا باپ ہے کہ ٹرمپ یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹرمپ کہے اور یہ نہ مانے اس بات کو. یہ صرف وہ حالات پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر امپیکٹ کم سے کم کوئی ہو. ڈیل، ہاں ایسی ڈیل مل جائے جس میں فیس سیونگ بھی ہو جائے اور یہ کہہ سکیں کہ عمران نے کمپرومائز کیا. چلیں اس کے اوپر انشاءاللہ آپ کا تجزیہ جاری رہے گا. بہت بہت شکریہ اسد بھائی، جلدی ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ اینڈ سی یو سون. السلام علیکم. السلام علیکم.